आज की इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस कक्षा में हम किसी कक्षा विशेष के पाठ्यक्रम को न लेकर सभी कक्षाओं को साझा एक कहानी पढ़ाने जा रहे हैं और ये कहानी 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं किसी भी कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, लेकिन ये कहानी आज की युवा पीढ़ी और आज के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बड़ी प्रासंगिक और उपयोगी कहानी है। इसलिए भले ही पाठ्यक्रम में ना हो, लेकिन फिर भी इस कहानी को पढ़कर हम बहुत कुछ सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। कहानी का शीर्षक है ऋण शोध और कहानी की लेखिका का नाम है रीता शुक्ल। तो बिना किसी भूमिका के मैं सीधा कहानी पढ़ना शुरू करता हूँ और कहानी पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि ये कहानी किस प्रकार से आज की युवा और आज के विद्यार्थी के लिए प्रेरक और उपयोगी है। किसी आदमी की पूरी जिंदगी मौत से भी किस कदर बदतर हो सकती है, यह मैंने पहली बार आशुतोष काका के निकट रहकर देखा था। छोटी ही थी जब बाबूजी ने उन्हें हमसे परिचित कराया था। बिट्टी, विकास, ये तुम्हारे मास्टर साहब हैं। आज से ही तुम दोनों इनसे पढ़ना शुरू कर दो। चलो पैर छूकर प्रणाम करो। आशुतोष काका की वह निरीह मुद्रा मैं आज तक नहीं भुला पाई हूँ। धूल से सने अपने दोनों पैरों को समेटकर काका रहने दो कहते हुए बेतरह सकुचा गए थे। झुककर उन्होंने हम दोनों भाई बहनों के माथे पर हाथ फेरा था। बिना बटन वाले उनके मोटिया कुर्ते के खुले गले से झांकता अध मैला जनेऊ बाहर निकाया था। जनेऊ में काले धागे से बंधी एक छोटी सी चाबी झूल रही थी। 5 बरस के विकास ने कौतुकवश उनकी चाबी खींच ली थी। यह क्या है मां साहब? बाबूजी ने फौरन टोका था। काका कहो बेटे, ये तुम्हारे काका लगेंगे। आशुतोष काका ने हल्की सी झेंप भरी हंसी हंसकर बाबूजी के सामने सफाई दी थी। गांव के विनायक पंडित ने शनि महाराज का प्रकोप बताया है। काला सूता देह से सटा रहे तो आशुतोष काका ने 3री से 9वीं कक्षा तक हमें पढ़ाया था। उन 6-7 वर्षों में विकास की शरारती बुद्धि ने शायद ही कभी उन्हें चैन से बैठने दिया हो। काका की पीठ पर लगातार झूलना और उनके कुर्ते के झिरझिरे हिस्से में उंगली डालकर ढेर सारे टूटे हुए धागों को बाहर निकालना उसका सबसे मजेदार खेल था। सवाल हल न करने पर कभी कभी काका कहा करते, बिट्टी, विकास, हम तुम दोनों की शिकायत बड़े भैया से कर देंगे, फिर देखना कैसी कनीटी पड़ेगी। उन्हें बातों में बहलाकर रिझाने की कला हमने अच्छी तरह सीख ली थी। काका जी, आपने कहा था ना, आप हमें लाल बहादुर शास्त्री की कहानी सुनाएंगे। हाँ बेटे, शास्त्री जी बहुत साधारण परिवार से आए थे। वे प्रधानमंत्री कैसे बने? अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से बिट्टी। क्या उनका कुर्ता भी फटा होता था काका? सवालों पर ध्यान दो विकास। काका विकास की ऐसी बातों का जानबूझकर उत्तर नहीं देते थे और खुले आसमान की ओर निहारने लगते थे। हम 9वीं कक्षा में थे जब आशुतोष काका ने आरा से जाने की तैयारी की थी। बस्तर के किसी मिडिल स्कूल में उन्हें हेडमास्टरी मिल गई थी और वे बाबूजी से विदा मांगने उस दिन हमारे घर आए थे। सोच रहे हैं कि स्कूल में काम करते करते पढ़ाई पूरी कर लें। आपकी मदद चाहिए भैया, एमए की किताबों का खर्च बर्च। बाबूजी ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया था और काका ने उनके पैर छू लिए थे। विकास के माथे पर हाथ फेरकर आशीष देते वक्त उनकी आंखें नम हो गई थीं। खूब मन लगाकर पढ़ना बेटे, बिट्टी से लड़ाई मत करना।
आशुतोष काका के चले जाने के बाद कोई भी मास्टर हमें अच्छा नहीं लगा था और हमने बाबूजी से साफ कह दिया था हम अपने आप पढ़ेंगे। एमए पास करने के बाद काका हमारे यहाँ आए। विकास ने फाटक पर ही उन्हें देख लिया था। बिट्टी दी, जल्दी बाहर आओ, अपने आशुतोष काका आए हैं। विकास बड़ी हैरत में था। काका काका, आप तो एमए पास करने के बाद भी बिल्कुल नहीं बदले। एमए पास करने के बाद आदमी बदल जाता है क्या? गांव के अपने राजकिशोर भैया भी तो एमए पास हैं। चौड़ी मोहरी की पैंट, छींट की बुशर्ट, पतली नुकीली मूंछ और सुनहला चश्मा। आप भी पैंट पहनिए ना काका। आप तो राजकिशोर भैया से कितने लंबे चौड़े हैं। आपके ऊपर पैंट शर्ट खूब जमेगी काका, प्लीज। विकास के भोले इसरार पर काका एक फीकी हंसी हंसकर टाल गए थे। अम्मा ने उसे धीरे से धमकाया भी था। कपड़ों की बात करके बराबर काका को परेशान करते रहते हो विकास। अब तू सयाना हो रहा है, तुझे अकल आनी चाहिए। तेरे आशुतोष काका के 4 बच्चे हैं। उन्हें खिलाने पिलाने पर खर्च करेंगे कि अपनी दशा सुधारेंगे? बोल तो। उम्र के साथ साथ काका की फटेहाली और भी बढ़ती गई थी। बेटियों के ब्याह का भार, बेटों की पढ़ाई का खर्च और फैलती हुई गृहस्थी की 1000 छोटी मोटी चिंताएं। काका ने हमें एक सबक याद कराया था। चिंता मौत से भी बुरी चीज होती है। वह हमारे जीवन को कुतर कुतर कर खा जाती है। काका की शीशम सी पुख्ता काया को भी चिंताओं के काष्ठ कीट ने कुतर कुतर कर खोखला बना दिया था। अभावों की तपीश को झेल सकने में असमर्थ उनके तने हुए कंधे असमय ही झुक गए थे। होली हो या दशहरा, काका की देह पर नए कपड़ों का सुयोग कभी नहीं बन पाया था। फर्स्ट डिवीजन से मेरे बीए पास करने की खुशी में अम्मा ने उन्हें रेशमी किनारी की धोती और मलमल का कुर्ता भेंट किया था। आशुतोष काका के शब्दों से फूटती बेबसी ने उनकी आंखों में उभर आई खुशी को फीका कर दिया था। मलमल पहनाकर हमारी आदत मत बिगाड़िए भोजी, जन्म भर तो हमें मोटिया ही पहनना है ना। बाद में अम्मा को गांव के किसी संबंधी ने बताया था कि अम्मा के दिए हुए नए कपड़े आशुतोष काका के बड़े बेटे ने हथिया लिए थे। विकास के डॉक्टरी पास कर जाने की खुशी में अम्मा ने सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाई थी। विकास को ताकीद की थी कि आशुतोष काका को 15 दिन पहले न्योता भेजा जाए। बाबूजी ने सबके सामने काका का परिचय विकास के पहले गुरु के रूप में दिया था और विकास ने उठकर काका के पांव छू लिए थे। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए काका की आंखें छलछला आई थी। सारे बाहरी मेहमानों के चले जाने पर रसोई के ओसारे में बिठाकर अम्मा ने काका को अपने सामने खिलाया था। उस दिन पहली बार काका इतने उद्विग्न, इतने मर्माहत दिखाई पड़े थे। परिवार में सुख शांति न हो तो जिंदगी बोझ बन जाती है भोजी। बाल बच्चों के पीछे हमने अपनी काया गला दी, लेकिन हमारी बात का आज तक घर में कोई मोल न रहा। ये फटा हुआ कोट देख रही हो ना, बस सारे रिश्तों को ऐसे ही मजबूरी में हमने अपनी पीठ पर ढोया है। बेटा, बेटी, घरवाली, सबके लिए जितने फर्ज हो सकते हैं वे मेरे हिस्से के, और मेरी कीमत उनके लिए कुछ भी नहीं। सुजीत और विकास दोनों लगभग एक ही उम्र के होंगे, पर कभी जो सुजीत मेरे पास आकर बैठा हो। अपनी हाल ही की एक लंबी बीमारी के दौर का एक प्रसंग काका को सहज ही याद आ गया था। सिर दर्द से वे रात भर कराहते रहे थे। बगल वाली कोठरी में उनका बड़ा बेटा सुजीत सोया हुआ था। पत्नी
दोनों बेटियों और छोटे बेटे के साथ मायके गई हुई थी। न उन्होंने बेटे को आवाज दी और न बेटे ने खुद उठकर आने की जरूरत समझी। सामने वाले मकान के कमला बाबू ने आकर दर्द कम करने वाली गोली दी थी और दूसरे दिन ही उन्हें तेज बुखार चढ़ाया था। आप लोगों के दर्शन का सुयोग था, मौत के मुंह से निकल आया भैया, वरना। बाबूजी ने उनके बड़े बेटे की नौकरी का प्रसंग उठाया था। बीए के बाद बिहार की सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहा है भैया। हर महीने 200 रुपए तो उसकी किताबों आदि में ही निकल जाते हैं। उस पर अपनी अम्मा के सामने मुझे कोसता रहता है कि मैंने उसे किसी बड़े शहर के कॉलेज में तालीम क्यों नहीं दिलवाई, उसके लिए पैरवी क्यों नहीं की, उसके लिए कुछ नहीं किया। काका के जाते समय विकास ने उनके पैरों पर 101 रुपए रखकर उन्हें प्रणाम करना चाहा था। काका ने विनम्रता किंतु दृढ़ता के साथ रुपए उसकी हथेली पर रख दिए थे। तुम्हें मैंने बेटे से कम कभी नहीं माना विकास। जिन गुणों की मैंने अपने सुजीत में कल्पना की थी उनकी झलक मुझे तुम में मिली बेटे। तुम्हारे निर्माण में मेरा भी योगदान है। मेरे जीवन के लिए यह गौरव ही यथेष्ट रहे। बस ये रुपए देकर मुझे छोटा मत करो। रिक्शे पर बैठे काका का दायां हाथ आशीष की मुद्रा में उठ गया था। दूर तक पीछे मुड़ मुड़कर उनकी सतीक्ष्ण आंखें विकास को निहारती रही थी। फिर बहुत दिनों तक काका की कोई खबर नहीं मिल सकी थी। विकास की पहली नियुक्ति डाल्टनगंज में हुई थी। अपने एक पत्र में उसने लिखा था, सुजीत मेरे ही ब्लॉक में बीडीओ बनकर आया है बिट्टी दी। मैंने उससे काका की खबर पूछी तो ऐसे कतरा कर निकल गया जैसे मैंने कोई बहुत ही अप्रिय प्रसंग उठा दिया हो। यह तो बाद में पता चला कि उसने अपने मातहतों के बीच अपना लंबा चौड़ा मनगढ़ंत परिचय फैला रखा है कि वह एक रिटायर्ड एसपी का बेटा है, कि उसके मामा केंद्रीय स्तर के राजनीतिज्ञ हैं, गांव में उसकी लंबी चौड़ी मिल्कियत है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है बिट्टी दी कि सुजीत तिवारी ने अपने पिता को स्वर्गवासी घोषित कर दिया है। आम की गुठली से बबूल पनपते मैंने पहली बार देखा है। यह सब काका सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। लेकिन काका सब कुछ जानते हुए भी चुप थे। अपने बेटे के ब्याह के समय भविष्य निधि से ऋण लेने के सिलसिले में उनका आरा आना हुआ। अम्मा ने काका से यूं ही पूछ लिया था, सुजीत ने कोई मदद की? सुजीत का जीवन बन गया भोजी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुझे उससे या अपनी किसी संतान से मदद की कोई अपेक्षा नहीं। अपनी ओर से जन्म देने का ऋण यथासंभव चुका देना चाहता हूं, बस। काका के आग्रह पर अम्मा ब्याह में शामिल होने के लिए उनके घर गई थीं। उन्हीं से पता चला कि सुजीत अपनी बहन के ब्याह में निहायत औपचारिक तौर पर शामिल हुआ था। बारात वाले दिन पहुंचा और विदाई के दूसरे दिन ही वापस चला गया। कन्यादान के समय हाथ में कुश लेकर निस्तब्ध बैठे आशुतोष काका की निरीह मुद्रा अब भी अम्मा की आंखों में थी। धूल के रंग की खादी का लंबा कुर्ता और पीली धोती, कंधे से झूलते जनेऊ में वही काला सूता, गले में काली ताबीज और उंगली में घोड़े की नाल की अंगूठी। जिंदगी को अपनी मुट्ठी में जकड़ने के कितने टोटके काका ने किए थे, लेकिन जिंदगी ने कभी उन्हें खुलकर हंसने तक का मौका नहीं दिया। लेकिन काका सब कुछ जानते हुए भी चुप थे। अपने बेटे के ब्याह के समय भविष्य निधि से ऋण लेने के सिलसिले में उनका आरा आना हुआ था। अम्मा ने काका से यूं ही पूछ लिया था, सुजीत ने कोई मदद की? सुजीत का जीवन बन गया भोजी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुझे उससे या अपनी किसी संतान से मदद की कोई अपेक्षा नहीं।
अपनी ओर से जन्म देने का ऋण यथासंभव चुका देना चाहता हूं, बस। काका के आग्रह पर अम्मा ब्याह में शामिल होने के लिए उनके घर गई थीं। उन्हीं से पता चला कि सुजीत अपनी बहन के ब्याह में निहायत औपचारिक तौर पर शामिल हुआ था। बारात वाले दिन पहुंचा और विदाई के दूसरे दिन ही वापस चला गया। कन्यादान के समय हाथ में कुछ लेकर निस्तब्ध बैठे आशुतोष काका की निरीह मुद्रा अब भी अम्मा की आंखों में थी। धूल के रंग की खादी का लंबा कुर्ता और पीली धोती, कंधे से झूलते जनेऊ में वही काला सूता, गले में काली ताबीज और उंगली में घोड़े की नाल की अंगूठी। जिंदगी को अपनी मुट्ठी में जकड़ने के कितने टोटके काका ने किए थे, लेकिन जिंदगी ने कभी उन्हें खुलकर हंसने तक का मौका नहीं दिया। मिडिल स्कूल की हेडमास्टरी से अवकाश पाने के बाद उनका एक पत्र बाबूजी के नाम आया था। बरसों की मेहनत ने बहुत थका दिया है भैया, अब आराम करूंगा। वैसे भी अब कोई बोझ सिर पर बाकी नहीं रहा। बेटियों का कर्ज उतार ही चुका हूं। छोटा अजीत भी इंजीनियर हो गया। हम दोनों के गुजारे के लिए गांव की थोड़ी बहुत जमीन है। विकास बेटे के ब्याह में नहीं आ सका, कभी आऊंगा। अम्मा ने पोते के जन्म पर आशुतोष काका को बुलाया था। उन्होंने काका के पास गांव के सबसे अधिक बुजुर्ग राम कृपाल बाबा की देह का उतरन लेते आने की फरमाइश लिखवा भेजी थी। अम्मा ने पोते के जन्म पर आशुतोष काका को बुलाया था। उन्होंने काका के पास गांव के सबसे अधिक बुजुर्ग राम कृपाल बाबा की देह का उतरन लेते आने की फरमाइश लिखवा भेजी थी। बच्चा 27 में पड़ा था। अम्मा उसे 27 दिनों तक उसी पुराने कपड़े का झबला पहनाने पर तुली बैठी थी। जल्दी में काका अम्मा की फरमाइश पूरी किए बगैर ही चले आए थे। विकास ने बड़े अनोखे ढंग से अम्मा की समस्या का हल ढूंढ निकाला था। मेरे लिए काका जी से बढ़कर दूसरा कोई पूज्य नहीं। बच्चे को इनकी पुरानी धोती के टुकड़े में लपेटा जाए। मैं अभी काका जी से कहता हूं। विकास के हट के सामने काका की एक नहीं चल सकी थी। वह उनके लिए बाजार से नए कपड़े ले आया था। कपड़े बदलकर काका ओसारे में आए तो विकास ने उनकी पुरानी धोती के आधे हिस्से में लिपटे हुए नन्हे शिशु को उनके चरणों में लिटा दिया। इसे आशीर्वाद दीजिए काका, यह आपकी तरह बन सके। गोद में लेटे बच्चे के उजले माथे पर अपनी थरथराती उंगलियों से आशीष बिखेरते काका किसी तरह इतना भर ही कह सके थे, इतना सुख कैसे झेला जाता है, इसका मुझे कोई अभ्यास नहीं है बेटे। किसी जन्म का मेरा कोई ऋण जरूर तुम पर रहा होगा, तभी तो। और काका की आवाज उनके गले में ही रुंध कर रह गई और उनकी आंखों के सामने सहसा सब कुछ धुंधला गया। तो इस प्रकार से आज हमने आपके सामने एक कहानी ऋण शोध रखी, जिसकी लेखिका थी रीता शुक्ल। वर्तमान परिवेश में आज की नई पीढ़ी को लेकर और आज के विद्यार्थियों को लेकर ये कहानी बड़ी प्रासंगिक और बड़ी उपयोगी है। ये प्रत्येक युवा और प्रत्येक विद्यार्थी को जहां अपने माँ बाप के साथ बड़ी मजबूती के साथ बांधती है, वहीं पर आज के विद्यार्थी को, आज के शिष्यों को ये भी प्रेरणा देती है कि उनके जीवन में जिन गुरुजनों का योगदान है, उन्हें उस योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, भले ही जिंदगी में वो कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं। इस कहानी में रीता शुक्ल के द्वारा जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से विकास अपने नन्हे शिशु को पुरानी धोती के टुकड़े में लपेटकर अपने गुरु के चरणों में लिटा देता है, ये गुरु भक्ति का एक बड़ा मार्मिक उदाहरण है जो रीता शुक्ल के द्वारा रचा गया है। जरूर मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों और युवाओं को ये कहानी प्रेरित करने में और बहुत कुछ सिखाने में सफल रहेगी। धन्यवाद।